हेलो स्टूडेंट, कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था। तो हम लोग की एक्सरसाइज चल रही है मैपिंग में, यानी फंक्शन में। फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें आपको 1 1 इंटू मैनी 1 ऑन 2 वगैरह सब समझाया हुआ है। तो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैंने कोई होमवर्क दिया था उसमें 9 10 दो क्वेश्चन थे, तो मैं 9 समझा रहा हूँ। 10 वाला फिर आप करके देखिएगा, अगर ना समझ में आया हो तो 9 वाला समझिए। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपसे, इसमें पहला है कि 1 1, ठीक, ये 1 1 होगा या नहीं होगा। तो क्या करना होता है, इफ fx1 इक्वल टू fx2, तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, इसके हिसाब से इधर ले आओ इक्वल टू 0, x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, सिंस x1 प्लस x2 नॉट इक्वल टू 0, सिंस या बिकॉज x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल। यहाँ पे जो डोमेन है वो नेचुरल है, और दो नेचुरल नंबर्स का सम 0 नहीं हो पाएगा कभी भी, क्योंकि उसमें कोई निगेटिव नंबर भी नहीं होगा और 0 भी नहीं होगा, तो ये तो हो नहीं सकता। तो फिर क्या हो सकता है, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू x2, हैंस f इज 1 1। अब इसके बाद आया सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे बोला गया है इनटू, तो क्या कंडीशन होगी, तो पुट fx इक्वल टू y, x इक्वल टू f इनवर्स y, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। यहां से आएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू रूट y, क्वेश्चन नंबर 2, सिंस x बिलोंग्स टू नेचुरल, क्योंकि यहाँ पे जो डोमेन दिया हुआ है वो नेचुरल है, तो x नेचुरल हुआ। अब जरा यहाँ देखिए कंडीशन में, यहाँ पर आपके पास जो भी कंडीशन यहाँ बन रही है, हमें उसके हिसाब से रेंज को अरेंज करना है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि भाई इस टाइप के केसेस हैं, उनमें हमारे पास रेंज में कौन से एलिमेंट्स होंगे, या कौन से एलिमेंट ऐसे होंगे जो कि कंडीशन को इम्प्लाई करेंगे, या कह सकते हैं हम कि ऑन टू की कंडीशन या इनटू की कंडीशन को सोच के आप आंसर जवाब दे सकते हैं। तो देखिए दो तरीके हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये दिया हुआ है, तो वी नो दैट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि यहां अंडर रूट के अंदर जो y है वो अगर 0 के बराबर होगा तब x वैल्यू आपको दे रहा होगा, और y इज ग्रेटर देन 0 अगर कहा गया होगा तो इसका मतलब ये है कि ये मतलब पॉजिटिव वैल्यू पे आपको नंबर लाके देगा, ठीक है। अब सीन क्या बनता है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के हिसाब से अगर हम काम करने बैठेंगे तो उसका रीजन ये होगा कि इक्वल टू 0 हम नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे, क्योंकि x का में बिलोंग कर रहा था नेचुरल में। अब y अगर इक्वल टू 0 हुआ तो ये x को 0 कर देगा, और x अगर 0 हो जाएगा तो नेचुरल नंबर में 1x 0 होता नहीं, तो इसीलिए y केवल क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। मतलब y जो है वो ना तो लेस देन 0 होगा, क्योंकि कोई भी निगेटिव नंबर आप ना यहाँ पे नहीं रख पाओगे इमेजिनरी होने की वजह से, और 0 भी आप नहीं रख पाएंगे, क्योंकि 0 वाली कंडीशन में भी नेचुरल नंबर में लाई 0 नहीं करता। तो y इज ग्रेटर देन 0 हो गया। अब ग्रेटर देन 0 हो गया तो इसका रेंज क्या बनी, रेंज बनी आपकी 0 टू प्लस इंफिनिटी और ओपन इंटरवल, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला y जो है वो 0 से बड़ा होगा, तो स्टार्टिंग करेंगे 0 से लेके जाएंगे प्लस इंफिनिटी तक, और स्ट्रिक्टली ग्रेटर है इसलिए ओपन इंटरवल। अब रेंज ये हो गई। अब आप देखिए जरा कोडोमेन क्या है, कोडोमेन आपको दिया हुआ है नेचुरल नंबर। अब आप जरा सोचिए, अब आप सोच रहे होंगे कि यार 0 ये तो हम सही लिखा हुआ है इसका मतलब, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे ये पढ़ लेते हैं ऐसे, ठीक। तो ये गलत, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर 0 से 1 के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे, समझ आ गई बात, और वो भी यहाँ पे आपने वो निकाल दिए, ठीक है। तो आप रेंज निकाल ले, इसकी तरफ ध्यान मत दो, ये तो कोडोमेन है, इसकी तरफ ध्यान दो कि क्या आ सकता है यहाँ पर। तो रियल नंबर आ रहा है, इसका मतलब है ये तो नहीं लिख पाओगे, तो यानी कि रेंज जो है वो 0 से प्लस इंफिनिटी है, और अगर आप, और नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है जो कि 1 से स्टार्ट होगा और प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए क्या रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर है, तो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, देन f इज इनटू, क्योंकि ऑन टू नहीं होगा, रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाते हैं तो ऑन टू हो जाता है, लेकिन रेंज और कोडोमेन अगर बराबर नहीं है तो वो कंडीशन इनटू की होती है, ठीक। इसे हम ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है, करने का तरीका तो ये, ऐसे भी सोच सकते हो कि यहां पर जरा ध्यान दीजिए, इधर ये आपका है डोमेन, ये रहा कोडोमेन, दोनों ही नेचुरल है।
अब हम अगर इस कंडीशन के हिसाब से बात करें तो इसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, डॉट डॉट डॉट। इसमें भी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, डॉट डॉट डॉट। इसमें 2 एक नंबर ऐसा है, ठीक है, जो कि जिसे आप यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू x की वो आनी चाहिए जो नेचुरल नंबर हो, जो कि नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी रखेंगे आप, मतलब यहाँ डोमेन में आप जो भी वैल्यू रख रहे हो यहाँ पर इस fx में, देखिए 1 रखा 1 मिला, 2 रखा 4 मिला, 3 रखा 9 मिला। अब जरा देखिए, जब आपने 1 रखा तो 1 मिला, 2 रखा तो 4 मिला, 3 रखा तो यहाँ 9 मिल जाएगा। यहाँ देखिए नंबर छूट गए, 2 छूट गया आपके पास, 3 नहीं आया, इस तरीके से 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, ये नंबर छूट रहे हैं, तब भी ये इनटू को ही डिफाइन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनटू में क्या होता है, कम से कम एक एलिमेंट को डोमेन का ऐसा हो जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो, यहाँ तो एक से ज्यादा है, तो ये भी एक तरीका है प्रूफ करने का। बट मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप ये मेथड इस्तेमाल करें जो मैंने बताया है, क्योंकि एग्जाम में आपको हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगाना होता, उन्हें समझाना होता है एग्जामिनर को कि कैसे आप कह रहे हैं कि 1 1 है या इनटू है। ठीक है, नोट कर लीजिए अब इसे। देखिए सेकंड पार्ट इसका बोला एफ जेड टू जेड, एफ एक्स वही है, मैनी वन है कि नहीं है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे कि दोनों इक्वल है, ये लगाई कंडीशन ये। देन अब यहाँ पर x1 माइनस x2 भी 0 होगा और x1 प्लस x2 भी 0 होगा, मतलब इंटीजर, क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, तो यानी x1 की यहाँ 2 वैल्यू आएंगी, एक बार प्लस का x2 आएगा और एक बार माइनस का x2 आएगा, ये ध्यान रखना है। जबकि आना क्या चाहिए था, x1 इक्वल टू माइनस x2 या x1 नॉट इक्वल टू x2, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं, मतलब x1 बराबर माइनस x2, ठीक है, ये लिखो, या x1 बराबर नॉट इक्वल टू x2 लिखो, तो दोनों बातें ही काय को रिप्रेजेंट करती हैं, मैनी वन को। तो इसीलिए जबकि यहाँ कंडीशन क्या आ रही है, और मैंने आपको एक चीज और बताई हुई है, वो ये बताई थी कि जब x1 की 2 वैल्यू पॉसिबल हो तो उसका मतलब होता है कि इसका साफ तौर पर मीनिंग है कि ये 1 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि जब x1 प्लस x2 के बराबर होगा, यानी कि इधर जो डोमेन है उनके दोनों एलिमेंट आपस में बराबर होंगे, तो उनकी रेंज भी आपस में बराबर होगी। और जब x1 x2 के बराबर नहीं होगा, मतलब एक आपने x1 रखा और एक आपने माइनस x2 रखा, लेकिन तब भी इमेज दोनों की बराबर ही आ रही है, ठीक, तो ये मैनी वन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब सीधी भाषा में x1 बराबर अगर 2 वैल्यू कंसीडर हो जाएं, ठीक है, तो प्लस माइनस में आइदर प्लस और माइनस में, तो इसका मतलब ये होता है कि वो 1 1 नहीं है, और यहाँ दोनों पॉसिबल हैं। ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पर दोनों चीजें पॉसिबल है z के लिए। अब मैं आपको इस चीज को जो कल दूसरा मेथड आपको समझाया था उससे और समझा दे रहा हूँ, आप भी एग्जामिनर को समझा सकते हैं इस मेथड को करने के बाद। और यहां ले लीजिए आप इंटीजर्स, 0 ले लिया, -1, -2 अप टू डॉट 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 इन्फिनिटी, 1 ले लिया, 2 ले लिया, डॉट 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 इन्फिनिटी, ये रहा आपका कोडोमेन। इसमें -2 आपको लेके दे देगा 4 और +2 भी 4 दे देगा, फिर -1 आपको दे देगा 1, +1 भी आपको 1 दे देगा, और ये दे देगा 0। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैनी वन हो रहा है, क्योंकि -2 और 2 पे भी सेम इमेज मिल रही है, -1 और 1 पे भी सेम इमेज है, -3 और +3 पे भी सेम इमेज होगी, -4 +4 पे भी सेम इमेज होगी। तो आप यहाँ लिखेंगे कि नाउ -2, -2, -1, 1 एंड सो ऑन, देयर आर इनफाइनाइट elements of domain have only one image in range, one same image in range या कोडोमेन, hence f is many। तो ये भी तरीका, ये भी आप एग्जामिनर को बता सकते हैं, दोनों ही है, आप दोनों बता सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं ऐसे, ठीक है, क्योंकि मेथड में आपको दोनों समझा चुका हूं। अब हम काम कर लेते हैं जरा इनटू के लिए। तो इनटू के लिए तो काम वही होने वाला है जो आपको अभी समझाया था। इनटू क्या कहता है कि पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई इक्वेशन नंबर 1, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू रूट वाई इक्वेशन नंबर 2। अब यहां के हिसाब से हम सोचेंगे कि सिंस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि लेस देन तो हो नहीं सकता, क्योंकि y अगर लेस देन 0 हुआ तो अंडर रूट में माइनस आ जाएगा,
और वो इमेजिनरी की तरफ इशारा करेगा, वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो या तो जीरो हो और या तो जीरो से बड़े, और ये दोनों ही पॉसिबल है क्योंकि जीरो इंटीजर में जीरो भी शामिल होता है, जो जीरो रखने पे जीरो आपको मिल रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि रेंज क्या होगी, रेंज हो गई आपकी जीरो से प्लस इंफिनिटी, लेकिन कोडोमेन आपका क्या है, कोडोमेन है इंटीजर्स, ठीक। इंटीजर में माइनस इंफिनिटी से लेके जीरो तक के नेगेटिव इंटीजर और प्लस इंफिनिटी तक के जीरो से प्लस इंफिनिटी तक के पॉजिटिव इंटीजर दोनों होते हैं, जबकि यहाँ सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही आ रहे हैं। यहाँ जीरो से इंफिनिटी हो रहा है ना, तो इसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आपको मिल गया। अब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर का सेट है और ये इंटीजर का सेट है, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? नहीं होंगे। कोडोमेन और रेंज कभी आपस में बराबर नहीं होंगे, नहीं होंगे इस केस के अंदर। तो एफ इज इनटू, यानी आपका एफ जो है वो मैनी वन इनटू है, और यही आपको प्रूफ करना था। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 होगा, समझ आ गई बात, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 11 और 12 मैंने करा दिए थे, 10 वाला आप करके देखिए, नहीं किया है तो। बोला है एफ सच दैट एन टू जेड एफ एन इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन टू माइनस एन बाई टू, ये है एन इज ऑड और यहाँ पर है एन इज इवन। तो इनके ऑड और इवन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो डोमेन है ना, उसके एलिमेंट ऑड वाले हैं तो ये लेना है, और इवन वाले हैं तो ये लेना है। ये कंडीशन आपको इस क्वेश्चन में बोली हुई है, ठीक है। मतलब ऑड नेचुरल नंबर होगा तो इसको लगाना है, इवन नेचुरल नंबर होगा तो इसको लगाना है। तो पहली कंडीशन 1 1, इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर जो पहला केस है आपका, उसमें भी हम दो केस बनाएंगे। पहला केस आपको मैं दूंगा बना के ए, जिसमें इफ एन इज ऑड, ये आपको बताना पड़ेगा। तो कंडीशन ही ऐसी दी हुई है, दो फंक्शन है तो अगर एन इज ऑड है तो अब हम क्या लेते हैं, एफ एन वन इक्वल टू एफ एन टू। तो अब यहाँ से उठाओगे एन वन माइनस वन अपॉन टू, एन टू माइनस वन अपॉन टू, 2 से 2 एन वन माइनस वन, एन टू माइनस वन, 1 से 1, एन वन बराबर एन टू। क्लियर, क्योंकि कांस्टेंट से कांस्टेंट काटा जा सकता है, वेरिएबल से वेरिएबल नहीं काटा जा सकता। तो f इज 1 1, इस केस में 1 1 हो गई। सिमिलरली इसका दूसरा केस अब आएगा, उसमें आप लेंगे इफ f, इसमें n इज इवन। अब आप इवन लेंगे तो ये कंडीशन होगी, तो f n1 इक्वल टू f n2 माइनस n1 अपॉन 2 माइनस n2 अपॉन 2 माइनस माइनस 2 से 2 n1 इक्वल टू n2, f इज 1 1। तो इसका मतलब है दोनों केस में f जो है वो 1 1 होगा, चाहे वो इवन का हो या ऑड का हो। अब जरा उसमें जरा ध्यान रखिएगा रेंज के केस में, क्योंकि वही गलतियां होती हैं ऐसे क्वेश्चन में। इसमें आपसे ऑन टू पूछा हुआ है, ये ऑन टू होगा नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, पुट एफ एन इक्वल टू वाई, मतलब एफ इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ आ जाएगा एफ इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन टू माइनस एन बाई टू, एन इज ऑड और एन इज इवन। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि हम क्या करने वाले हैं। क्लियर है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस काफी बार आते भी हैं और आपको आगे मिलेंगे भी। और तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले मैं इस y को इसके इक्वल सोचूंगा, तो यहाँ रिवर्स करके वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैंने इसको लिया, तो y बराबर n माइनस वन अपॉन टू से ये 2y प्लस 1 बराबर n आ गया। तो इसे एक्सचेंज करो, यहाँ लिखो n और इसकी जगह पे लिख दीजिए 2y प्लस 1, और अब यहाँ क्या हो जाएगा, y इज ऑड, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक, सिमिलरली y बराबर माइनस एन बाई टू, तो n बराबर आ जाएगा माइनस का 2y, तो 2y लिख लीजिए, y इज इवन। यहां तक कंप्लीट आपके पास कंडीशन n की बन गई, इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। अब ये देखते हैं कि ये हमें ला के क्या दे रहा है। ठीक, तो रेंज क्या दे रहा है ला के, रेंज में देखते हैं जरा। देखिए y जब ऑड नंबर्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे y कैसा होगा, ऑड नंबर होगा, और y अगर ऑड नंबर होता है, मतलब ऑड नेचुरल नंबर आप यहाँ रखते हो, जैसे आपने 1 रखा, 3 रखा, 5 रखा, 7 रखा, इस तरह से 1 रखा तो यहाँ आपको 3 मिल गया, फिर 3 रखा तो यहाँ आपको 7 मिल गया, मतलब पॉजिटिव ऑड इंटीजर मिल जाएंगे।
और y इवन हुआ तो यहाँ पे इवन का मतलब है जैसे आपने 0 रखा तो 0 मिल गया, 2 रखा तो 4 मिल गया माइनस का, फिर आपने 6 रखा तो यहाँ 12 मिल गया, या इस तरीके के जितने भी इवन नंबर है वो आपने यहाँ रखने शुरू कर दिए। इसका मतलब है ये आपको निगेटिव इंटीजर दे रहा होगा, ये आपको पॉजिटिव इंटीजर दे रहा होगा, और निगेटिव और पॉजिटिव मिलके z बना देंगे, मतलब कि पूरा इंटीजर का सेट बना देंगे। और रेंज तो ये आ गई। अब कोडोमेन क्या हुआ? कोडोमेन भी आपको z दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन, और रेंज और कोडोमेन जब आपस में बराबर होंगे तो इसीलिए f इज ऑन टू हो जाएगा। इसमें बस ये सोचना है कि रेंज क्या निकलेगी, और जो कि बहुत आसान है, सोचना कोई कठिन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको कंडीशन ही ऐसी दी गई है। y ऑड है तो आपकी कंडीशन ये रही, y इवन है तो आपकी कंडीशन ये रही। और यहाँ ऊपर वाले में आप खुद ही देख लीजिए लॉजिक क्या होता है। देखिए जैसे 2n, तो इसका मतलब है कि ये इवन नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, और 2n+1 है तो ये ऑड नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल भाषा में ये समझो, ठीक। और इवन और ऑड मिलके, दोनों मिलके इंटीजर बना रहे होंगे, बस एक पॉजिटिव में होगा और एक नेगेटिव में होगा, तो दोनों आपको वैल्यू मिल गई, यानी दोनों कंडीशन आपके पास आ गई, और दोनों इवन और ऑड इंटीजर मिलके एक कंप्लीट इंटीजर का सेट बना रहे होंगे, तो z बन गया। इसका मतलब है रेंज तो आपका z हो गया, और कोडोमेन भी z दिया गया है, तो दोनों मिलके ऑन टू 1 1 ऑन टू कंडीशन बना देंगे, मतलब दैट इज द फंक्शन विच इज 1 1 ऑन टू, यानी बाइजेक्टिव मैपिंग। नोट कर लीजिए सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको बोला हुआ है डोमेन एंड रेंज निकालो, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 आप होमवर्क लगा लीजिए, क्योंकि डोमेन और रेंज निकालना आपको सिखाया जा चुका है, तो ये आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 15 पे आइए। 15 में मैं आपको पहले बता चुका हूँ इस टाइप का क्वेश्चन, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 का सेकेंड पार्ट, g इक्वल टू 1, 1, 1, -1, 4, 2, 9, 3 एंड 16, 4, ये आपको जी दिया हुआ है। आपसे बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, गिव द रीजन इन केस ऑफ फंक्शन, फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। मतलब आपको यहाँ पे ये रीजन देना है कि ये रिलेशन है, ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, और अगर है तो डोमेन रेंज निकालिए। तो तरीका क्या था जरा ध्यान दें। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके। देखिए ये आपका डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया, ठीक। यहाँ पे 1 से रिलेट है, 1 1 है तो, फिर 1 -1 से रिलेट है, फिर 4 2 से रिलेट है, फिर 9 3 से रिलेट है, 16 4 से रिलेट है। ये भी यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 1 की कितनी इमेज हो गई? 2। मैंने बोला था कि अगर डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा हो जो कि खाली है, जिसकी कोई इमेज नहीं है, तो भी फंक्शन नहीं बनता, और अगर ऐसा कोई एलिमेंट है जिसकी एक से ज्यादा इमेज है तो भी फंक्शन नहीं बनता। तो आप यहाँ लिखेंगे g is not a function because the element of domain have more than one image in codomain। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन ही फेल हो गई। फंक्शन की जो डेफिनेशन आपको लिखवाई थी वही यहाँ पे नहीं लग रही, और अगर वो फेल हो गई है तो मतलब फंक्शन ही नहीं होगा, तो फंक्शन नहीं है। रीजन आपके सामने है, नोट करो। अब देखिए इसके बाकी के दोनों पार्ट, फर्स्ट और थर्ड आप करेंगे। अगर फंक्शन ये ऐसे चेक करना है फंक्शन है कि नहीं है, फंक्शन हो गया तो डोमेन रेंज निकालना है। और डोमेन रेंज में क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस में पहला एलिमेंट डोमेन का होगा, दूसरा एलिमेंट रेंज का होगा। जैसे ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए तो माइनस, जैसे पहला वाला है -1 2, अगर एफ फंक्शन हो जाए तो -1 डोमेन में चला जाएगा, फिर 1 डोमेन में चला जाएगा, 2 डोमेन में चला जाएगा, 3 डोमेन में चला जाएगा। बाकी सारे जो सेकंड एलिमेंट है यानी कि 2 8 11 और 14 ये आपके रेंज में चले जाएंगे। अब आइए आप 16th क्वेश्चन पे। 16th क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f(x) इक्वल टू x² + x², शो दैट f इज मिनिमम। तो पहले तो डोमेन और रेंज निकालना है, फिर शो करना है मिनिमम। तो मिनिमम तो बात की बात है, सबसे पहले तो हमें डोमेन रेंज निकालना पड़ेगा। ये आपको दिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा कंप्लीट कंडीशन को, क्योंकि पहले बता तो चुका ही हूं मैं डोमेन रेंज निकालना, बट अब ये एक फंक्शन आया जिसके बारे में हमने अभी कोई चर्चा नहीं की है, लेकिन हम एक चीज को जानते ही डोमेन निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए पहला डोमेन, ये पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल का केस है।
ठीक। तो मैंने आपको क्या बोला था कि डोमेन निकालते समय जब पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल केस बन जाए तो आप ये तो कंफर्म मान लीजिए कि ये इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर ही होगा, ये कंफर्म है, ठीक। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या ये सभी पे रियल होगा, मतलब सभी पे एग्जिस्ट करेगा? तो जरा ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या बताया था कि 0/0, इंफिनिटी और अंडर रूट में माइनस, ये तीन चीजें किसी भी डोमेन को निकालने में दिक्कत पैदा करती है, क्योंकि ये तीनों जगह डज नॉट एग्जिस्ट होता है। तो आपको करना ये होता है कि आपको fx के बारे में ये सोचना है, जब वो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल का केस हो या स्क्वायर रूट फंक्शन का केस हो या क्वाड्रेटिक फंक्शन का केस हो, कुछ भी हो, आपको ये सोचना है कि इन तीनों में से कौन सी वैल्यू यहाँ पे आ रही है। तो देखिए 1 + x² नेवर इक्वल टू 0, कभी होगा ही नहीं, क्योंकि x² एक पॉजिटिव नंबर है और दो पॉजिटिव नंबर मिलके 0 नहीं बनाते, तो ये तो होगा नहीं। अब ये नहीं होगा, देन fx नॉट इक्वल टू इंफिनिटी और 0/0। इसका मतलब है fx ना तो इनफाइनाइट देगा आपको और ना ही 0/0 देगा, क्योंकि दोनों ही केसेस में डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए था, वो बन नहीं रहा, ठीक। ये भी नहीं बनेगा, fx नॉट इक्वल टू इमेजिनरी। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि उस केस में भी अंडर रूट होना चाहिए और यहां अंडर रूट है नहीं, तो इसका मतलब है निगेटिव हो या पॉजिटिव हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो इसलिए तीनों केस बेकार हो गए। तो देन देयर आर नो x बिलोंग्स टू रियल, नो x बिलोंग्स टू रियल एट विच फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात बतानी पड़ेगी कि ऐसा कोई भी x नहीं है रियल नंबर जहां पर फंक्शन आपका डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा हो। तो जब नहीं है तो इसका मतलब देन डोमेन ऑफ f इक्वल टू हो गया सारे रियल नंबर। इसका मतलब इसका जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर है, ये तो कंफर्म हो गया। अब सवाल आया इसकी रेंज क्या होगी, तो रेंज का तरीका आपको बता ही चुका हूं। रेंज क्या था, ये पुट fx इक्वल टू y, x इक्वल टू f इनवर्स y, क्वेश्चन नंबर 1। यहां से y इक्वल टू x² अपॉन 1 + x², ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y + x² y इक्वल टू x², इधर ले आओ x² को, y - 1 कॉमन, y को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा -y। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते थे कि हम इसको उधर ले जाएं, y को यहीं छोड़ दें, तो ये आ जाएगा x² 1 - y, तो x² बराबर y अपॉन 1 - y, तो x बराबर अंडर रूट y अपॉन 1 - y, इक्वेशन नंबर 2। ये आपको मिल गया यहाँ पर। अब आपने अभी डोमेन निकाल लिया भाई, रियल है, और डोमेन किसको रिप्रेजेंट करता है? x को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है सिंस x बिलोंग्स टू रियल। अब आप जरा अंडर रूट वाली कहानी पे आ जाए। मैंने क्या बोला था कि अंडर रूट में पूरी वैल्यू बाहर आती है, पूरी की पूरी उठानी होती है। तो इफ y अपॉन 1 - y लेस देन 0, देन x नॉट बिलोंग्स टू रियल, जबकि x बिलोंग्स टू रियल हमें पता है क्योंकि डोमेन रियल निकल चुका है। क्यों? क्योंकि अगर y अपॉन 1 - y लेस देन 0 हुआ तो ये अंदर वाली वैल्यू माइनस की हो जाएगी और ये पूरा इमेजिनरी हो जाएगा। तो x रियल तो हो नहीं पाएगा, रियल में तो कोई इमेजिनरी नंबर होते नहीं है, तो फिर क्या होना चाहिए? नाउ y अपॉन 1 - y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप बनाएंगे नंबर लाइन, जिसमें एक बार इसे 0 करेंगे तो 0 आएगा, एक बार इसे 0 करेंगे तो 1 आएगा। -∞ से 0 के बीच का कोई भी एक नंबर सोच लीजिए, जैसे हमने -1 लिया, -1 यहाँ रखा नेगेटिव आया, -1 यहाँ रखा पॉजिटिव आया। हमें 1 और 2 से मतलब नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब है। पॉजिटिव विद नेगेटिव मिला के क्या बन जाएगा? नेगेटिव। तो अगला पॉजिटिव अगला नेगेटिव, ये तो बात आप पहले ही समझ चुके कि ऑल्टरनेटिव साइन मेथड चलता है, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ एरिया हमें कौन सा चाहिए? ग्रेटर देन चाहिए। तो ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव एरिया, इसका मतलब है कि रेंज आपकी जो बनेगी वो पॉजिटिव के हिसाब से बनेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है कहां से कहां तक? 0 से लेके 1। अब सवाल आता है कि यहाँ इक्वल लगा हुआ है तो क्या हम दोनों तरफ क्लोज्ड लगा दें? नहीं, क्योंकि ये आपको ये फंक्शन बताएगा कि दोनों तरफ लगेगा या नहीं लगेगा। अब जैसे आपने यहाँ से 0 उठा के यहाँ रखा तो 0, या यहाँ रख लो 0 रखा, यहाँ 0 रखा, ये 0 हो गया। ये पूरा 0 0 इक्वल टू 0, मतलब कि 0 की तरफ क्लोज इंटरवल ही लगना है। अब जरा 1 रखो, 1 अपॉन 1 - 1 इज इन्फिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा। इन्फिनिटी ना तो 0 से बड़ा होगा ना 0 के बराबर होगा, इसका मतलब है कि 1 की तरफ लगेगा ओपन इंटरवल, तो ये आपकी हो गई रेंज।
तो ये है आपके डोमेन और रेंज। अब पहले तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसे मैनी वन प्रूफ करते हैं। नोट करो इसे फटाफट। अब हमें इसमें प्रूफ करना है भाई कि ये मैनी वन है कि नहीं है, ठीक है। तो हम पहले फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि अब हमारे फंक्शन में डोमेन हमें पता चल चुका है और रेंज भी हमें पता चल चुकी है। या इसका आंसर आर.एस. अग्रवाल की आंसर शीट में नहीं है, वो पीछे हिंट दी हुई है, वहां दिया हुआ है, वहां आप देख सकते हैं। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा फंक्शन। अब सवाल वही कि मैनी वन के लिए क्या करना होगा, तो वही लॉजिक है मैं कि इफ fx1 इक्वल टू fx2 यानी x1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x2 स्क्वायर, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x2 स्क्वायर x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर कट जाएंगे। x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर इक्वल टू 0, x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। नाउ x1 इक्वल टू, जब इसे 0 के बराबर लोगे तो प्लस x2 आएगा, इसे लोगे तो माइनस, और दोनों ही पॉसिबल है। क्यों है दोनों? क्योंकि यहाँ डोमेन जो है वो रियल नंबर होगा, तो x1 बराबर प्लस x2 भी संभव है और x1 बराबर माइनस x2 भी संभव है, पॉसिबिलिटी दोनों की है। इसका मतलब f इज मैनी वन। अब मैं अपनी बात को प्रूफ करूंगा, जो कि आप भी कर सकते हैं, ठीक है, बाय द लॉजिक ऑफ डोमेन एंड को डोमेन वाली पॉसिबिलिटी। तो देखिए जरा यहाँ पर, यहाँ आपने रियल नंबर है तो रेट ऐसे ले लो, यहाँ ले लिया एंड डॉट डॉट, और एक +1 ले लिया एंड डॉट डॉट, ये ऐसे करके ले लिए। अब जरा तो यहाँ जब आपने -1 रखा तो ये 1/2 दे देगा, 0 रखा तो 0 आएगा, और जब आप +1 रखेंगे तो भी आपको 1/2 दे देगा। तो देखने से पता चल गया -1 और 1 पे सेम इमेज आएगी, फिर 2 और -2 पे भी सेम इमेज आएगी, -3 और 3 पे भी सेम इमेज आएगी, लेकिन जो भी इमेज आएंगी वो 0 से 1 के बीच की ही होंगी। कोई भी ऐसा नंबर इस कोडोमेन या इसकी रेंज में नहीं आएगा जो कि किसी भी हालत में 1 से ऊपर चला जाए या 0 के नीचे चला जाए। 0 के नीचे तो जाना ही नहीं है, क्योंकि ये और एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, तो मिलकर पॉजिटिव वैल्यू बनाएंगे। और 1 से ऊपर भी नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। आप सोच के देखिए, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ सोचने का, ध्यान से देखना। अपनी बात मैं प्रूफ करना जानता हूँ कैसे प्रूफ की जाती है। देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 आएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब आप देखिए ये तो चेंज नहीं हुआ, बट ये बड़ा हो गया इससे, तो अब वैल्यू 1 से छोटी ही होगी। समझ आ गया? 1 से ऊपर कभी जाएगी ही नहीं। एक सिंपल सा थॉट है जो दिमाग में सोचने का तरीका है, जिससे आपको ये पता लगा लोगे कि आपका जो आंसर आ रहा है वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देयर आर सम नेगेटिव एंड पॉजिटिव have a positive number which magnitude is same attain same image in range, attain same image in range या कोडोमेन, then f is many one। मैनी वन की डेफिनेशन होती है कि अगर एक से ज्यादा एलिमेंट आपको डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट रेंज के एक ही एलिमेंट से जुड़ जाए तो वो मैनी वन मैपिंग में चला जाएगा। तो ये रहे आपके दोनों मेथड, जिनसे आपने ये प्रूफ कर लिया कि आपका जो फंक्शन था वो मैनी वन था, और डोमेन रेंज को हम पहले ही निकाल चुके थे। समझ आ गई बात? डोमेन रेंज के बिना तो ये संभव ही नहीं है कि आप मैनी वन या 1 देख लो, क्योंकि पता कैसे करोगे मैनी वन है, ठीक है ना। तो ये है वो तरीका, आप दोनों मेथड नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। फिलहाल नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं है। ये दिया हुआ है आपको, मैं 11th में ही बता चुका हूँ कि रैशनल और इरेशनल दोनों मिलके आपको रियल नंबर का सेट बना के देते हैं, ठीक है। मतलब रियल नंबर में 2 ही टाइप के नंबर होते हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल। इसके अलावा रियल नंबर में कुछ होता ही नहीं है। अब बहुत से लोग सोचते होंगे कि इंटीजर, तो इंटीजर भी रैशनल ही होते हैं, तो इसीलिए केवल रैशनल और इरेशनल मिलके ही आपको रियल नंबर का सेट देते हैं। तो इसका डोमेन और रेंज आपको, तो डोमेन और कोडोमेन दिया हुआ है, मैनी वन इनटू प्रूफ करना है पहले तो।
तो यहाँ कंडीशन दी हुई है कि जब x रैशनल होगा तो 1 आएगा, जब x इर्रेशनल होगा तो -1 आएगा। तो बहुत ही आसान है, केवल अब यहाँ वो मेथड नहीं लगता है। अब आप यहाँ जो मेथड लगाएंगे वो यही वाला मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि आपके अब fx1 बराबर fx2 है तो वहाँ पे वही x1 बराबर x2 लेके चलेंगे, तो मैनी की कोई कंडीशन डेफिनेशन डायरेक्ट थ्योरी वाली लग नहीं पाई, इसीलिए आप ये वाली डेफिनेशन लगाइए। अब डेफिनेशन लगाने का मतलब ये है कि अगर x आपने कोई उठाया, यहाँ पे कोई भी एक नंबर उठाया और वो रैशनल हुआ, ठीक है, जैसे रैशनल का मतलब हम कुछ नंबर उठा लेते हैं, जैसे सपोज हमने 1/2 उठाया, 1 उठाया, 2 उठाया एंड सो ऑन, ठीक, डॉट डॉट डॉट, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी हो सकते हैं, ये नंबर उठाए, लेकिन इन सभी पे जो नंबर आपको मिलेगी, जो रेंज आपको मिलेगी वो 1 ही मिलेगी, ठीक। सिमिलरली अगर आपने इर्रेशनल उठाया होता लाइक पाई, √2, √3, तो उस पर -1 मिल रहा होता। समझ आ रही बात? तो इसका मतलब है कि मैनी वन का केस है, तो आप यहां लिखेंगे नाउ द डोमेन हैव मैनी एलिमेंट if they are rational, then which gives 1 in range as image and all irrational element of domain gives -1 as image, so that f is many one। क्लियर है? अब आता है कि मैनी वन तो हो गया, तो इनटू होगा कि नहीं होगा, या ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, सिंपल लॉजिक है, ये तो पहली कंडीशन हो गई आपकी मैनी वन। अब आइए दूसरी कंडीशन पे, रेंज क्या है, रेंज निकालनी ढूंढना है, दे ही रखी है, दो ही एलिमेंट आएंगे रेंज के अंदर, 1 और -1, तो 1 और -1 ऐसे लिखना है। यहाँ पे इंटरवल मत लगा देना, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसा इंटरवल थोप देते हैं, यहाँ पर ये कर दिया या ये कर दिया या ये कर दिया, तब गलत है। समझ आ गई बात? क्योंकि इंटरवल का मतलब होता है कि 1 और -1 के बीच के रियल नंबर भी आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, यहाँ तक दो ही नंबर आ रहे हैं, तो इसलिए सब सेट में लिखना है। अब ये किसी भी हालत में कोडोमेन के बराबर नहीं होगा, कि कोडोमेन एक रियल नंबर है, रियल नंबर -∞ से +∞ आते हैं, और रेंज में से दो ही एलिमेंट है, तो कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, सो f इज इनटू। तो यहाँ पे f जो है वो इनटू होगा, क्योंकि ऑन टू के लिए कोडोमेन और रेंज का बराबर होना आवश्यक है, ठीक। ये तो रही एक बात। अब इसमें एक और चीज पूछी गई है नीचे, वो भी देख लीजिए, एक आध चीजें बता देता हूं मैं। जैसे f 1/2 पूछा गया है, तो वो रैशनल होता है, इसका मतलब है आपको 1 देगा। फिर f √2 इर्रेशनल होता है, -1 देगा, एंड सो ऑन। तो f पाई इर्रेशनल होता है, तो वो भी आपको क्या देगा, f पाई भी आपको -1 दे देगा। फिर f2 + √3 ये भी इर्रेशनल होगा, क्योंकि √3 जो है वो इर्रेशनल नंबर है, और इर्रेशनल नंबर में आप दो ऐड भी कर दोगे, रैशनल नंबर ऐड भी कर दोगे, तो भी वो इर्रेशनल ही बना रहेगा, इस वजह से वो भी आपको -1 ला के देगा। तो इस तरीके से हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, और आप इसे नोट करिए, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, करिए नोट। अब हेडिंग लगा लीजिए आप, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, क्या मतलब होता है इसका? देखिए, f such that a to b and g such that b to c, यानी यहां पे आपको दो फंक्शन दिए होंगे, 2 या 3 भी हो सकते हैं, ये कनेक्टेड है a b s से, और ये कनेक्टेड है g से, यानी कि यहां पर f का जो कोडोमेन है वो g का डोमेन बनेगा, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आप इसमें दो तरीके की मैपिंग डिफाइन होती है, एक होता है GOF, G ऑपरेशन f, मतलब g इज द फंक्शन ऑफ fx, g इज द फंक्शन ऑफ fx, ऐसे लिखा जाता है। और एक होता है FOG, मतलब f इज द फंक्शन ऑफ g, ठीक। दो तरीके की मैपिंग, इसे कंपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि a से b पे f जा रहा है,
और बी से सी पे जी जा रहा है, तो इसमें दो तरीके के कंपोजिशन होंगे, एक GOF होगा, एक FOG होगा। FOG का मतलब होगा F इज द फंक्शन ऑफ G, जो B से C की तरफ जा रहा होगा, और G इज द फंक्शन ऑफ F होगा, तो GOF कहलाएगा, ठीक है, और वो A से C जा रहा होगा। मतलब जब आप एलिमेंट यहाँ रखेंगे तो आपको आंसर यहाँ मिलेगा। उसका रीजन क्या है, देखिए GOF लिखा हुआ है, G इज द फंक्शन ऑफ FX, ये दिया हुआ है। अब जरा देखिए, सबसे पहले तो मुझे x चाहिए होगा जो यहाँ का मेंबर है, फिर x के साथ fx चाहिए होगा जो कि यहाँ आएगा, फिर यहाँ से fx की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ रखी जाएगी और वो g से कनेक्ट होकर g बनाएगी। इसका मतलब ये होगा कि जो GOF होगा वो यहाँ से स्टार्ट करेगा और आंसर उसका यहाँ मिलेगा। सिमिलरली FOG की अगर हम बात करेंगे, FOGX, तो F इज द फंक्शन ऑफ GX। अब इसमें मुझे GX चाहिए होगा जो कि यहाँ मिलेगा, ठीक है, तो GX का मतलब क्या हो गया कि GX मिला, उसको रखा आपने और आपको वैल्यू यहाँ मिली F को लगाते हुए, मतलब F के साथ, तो इसका मतलब है वो B से C की तरफ जा रहा होगा। समझ आ गई बात। तो यानी कि यहाँ पे दो टाइप की मैपिंग्स होंगी। इन्हें वैसे तो आपको अभी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, फिलहाल तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल से मान लीजिए आपको fx दिया हुआ है x² और gx दिया हुआ है sin x। सपोज फंक्शन कुछ भी हो सकते हैं, आपसे कहा गया FOG निकालो, तो आपने लिखा f इज द फंक्शन ऑफ gx, तो gx क्या है, sin x है, लिख दिया है। अब ध्यान से देखना, जब यहाँ पर x था तो यहाँ x का स्क्वायर था, अब यहाँ अगर मैं sin x रख दूंगा तो यहाँ पे भी sin x रखा जाएगा और ये sin x का स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर x मिल जाएगा। ठीक, अब आपसे अगर GOF कहा गया है तो इसका मतलब है G इज द फंक्शन ऑफ fx, मतलब अब आप यहाँ fx रखेंगे तो gx स्क्वायर हो गया। अब यहाँ जब x है तो यहाँ sin x है, यहाँ जब आप x की जगह x स्क्वायर कर दोगे तो ये sin x स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज योर आंसर। ठीक, और इसी वजह से FOG नॉट इक्वल टू GOF ऑलवेज, सॉरी समटाइम्स, नॉट ऑलवेज। कभी कभी ये बराबर हो जाते हैं लेकिन कभी कभी, नॉट नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि हमेशा बराबर ही होंगे। तो इसीलिए नेवर भी नहीं बोल सकते, नॉट भी नहीं बोल सकते, केवल एक ही चीज बोल सकते हैं कि समटाइम्स, मतलब कि कभी कभी ये बराबर हो भी सकते हैं, कभी कभी नहीं होंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा FOG इज इक्वल टू GOF तो आप नहीं में जवाब देंगे क्योंकि समटाइम्स है, और हमें हाँ में जवाब तब होता है ऑलवेज होता है, ना में जवाब हमेशा या तो नाइदर में हो जाए, ना नेवर हो, या समटाइम्स। क्योंकि समटाइम का मतलब क्या होता है, मे और मे नॉट बी, और मैंने कल क्या बताया था कि मैथमेटिक्स में मे नॉट बी हमेशा ना की तरफ ही इशारा करता है, हाँ की तरफ नहीं, क्योंकि 50-50% चांसेस होते हैं। ये तो हो गई एक बात। अब अगर आप मान लीजिए इसी में ऐसा नहीं यही निकलेगा, FOF बोला होता तो F इज द फंक्शन ऑफ fx हो जाता, F इज द फंक्शन ऑफ fx का मतलब x स्क्वायर हो जाता। अब यहाँ x है तो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब x की पावर 4। ऐसी तरीके से GOG निकाल सकते थे, तो यहाँ हो जाता G इज द फंक्शन ऑफ gx, मतलब G इज द फंक्शन ऑफ sin x, मतलब sin इज द फंक्शन ऑफ sin x, तो ये हो जाता। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये है वो कंपोजिट फंक्शन जो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने डायग्राम से समझाया था। समझ आ गई बात, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं आगे और कुछ और बातें समझेंगे अभी। अब देखिए, अब एक नोट आप समझ लीजिए। देखिए नोट में इफ FOG x बराबर x या फिर GOF x बराबर x या फिर FOF x बराबर x या फिर GOG x बराबर x, ये कुछ भी हो जाए ऐसा, देन दे ऑल आर आइडेंटिटी फंक्शन। याद रखना, ये बात अपने दिमाग में सेटल्ड कर दीजिए कि ये हमेशा एक आइडेंटिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता था, आइडेंटिटी फंक्शन होता था कि जैसा इनपुट अगर वही आउटपुट में मिल जाए तो उसे आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। इसे कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है, जैसे ये आपका FG को रिप्रेजेंट करने वाला एक डायग्राम है, ये F रिप्रेजेंट कर रहा है, ये G रिप्रेजेंट कर रहा है, ये A है, ये B है, ये C है। अब आप अगर FOGX लेते हैं और आपको वो ये नहीं मालूम है तो आप आंसर नहीं समझ पाएंगे, ना कर पाएंगे। ये FOG है, ये GOF है। समझ आ गई बात। तो क्या होता है, कभी कभी बुक में ऐसा लिख के दिया जाता है, देखना, अगर FOG होगा तो उसमें लिखा होगा IB,
और अगर जीओ एफ होगा तो उसका लिखा होगा आई ए, ये लिखा होगा। समझ आ गई बात? यहां इसका क्या मतलब है, आई बी का मतलब होगा कि यहाँ के एलिमेंट यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन है वो बी के लिए, यानी डोमेन, या बी का मतलब डोमेन होता है। तो ये जो एफ ओ जी का डोमेन है वो ये है, और जीओ एफ का डोमेन ये रहा, ठीक है, क्योंकि ये यहां से निकल के यहाँ जा रहा था, ये बी से सी जा रहा था। तो एफ ओ जी एच बराबर आई बी लिखा हुआ है, मतलब एलिमेंट यहाँ रखोगे, मतलब कि इसमें एक्स की जगह एलिमेंट डालोगे तो वहां वही एलिमेंट जो है वो इसका आ जाएगा। और जीओ एफ एक्स में जो एलिमेंट डालोगे उसमें आई ए का मतलब है कि यहाँ आएगा एक्स ही, मतलब इसका और कुछ मतलब नहीं है, ये एक्स ही है, लेकिन ये लिखने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आई का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन, बी का मतलब वो डोमेन। तो एफ ओ जी का डोमेन बी होगा और जीओ एफ का डोमेन ए होगा, इस वजह से लिखा होगा। तो इनका भी मतलब यही है कि आइडेंटिटी फंक्शन है। ये बात आपको अपने दिमाग में सेटल कर लेनी है, क्योंकि बुक में अब इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे गए होंगे, नोट करो इसे भी। अब आइए 2B एक्सरसाइज पे, मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, फिर कुछ होमवर्क दिए जाएंगे, आप आज करेंगे बैठ के। पहला क्वेश्चन बोला है A इक्वल टू 1 2 3 4 F सच दैट A टू A एंड G सच दैट A टू A, मतलब A से A जा रहा है, G भी A से A जा रहा है, ठीक है। और F बराबर दिया हुआ है 1, 4 2, 1 3, 3 4, 2 और G दिया हुआ है 1, 3 2, 1 3, 2 4, 4। ध्यान से समझ लेना, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड होमवर्क देने वाला हूं और आपसे फाइंड करने को बोला है जीओ एफ, सेकंड में बोला हुआ है एफ ओ जी और थर्ड में बोला हुआ है एफ ओ एफ। ये तीन चीजें फाइंड करने को बोली गई है। तो सवाल पैदा ये होता है कि हम इन्हें फाइंड कैसे करेंगे। जरा ध्यान देना बोर्ड पे। फाइंड करने से पहले इनपुट पूरा करना जरूरी है, बिना इनपुट पूरे किए हुए आप कुछ भी फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इनपुट का मतलब है कि पूरा क्या किया जाए, देखिए जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। पहले इसकी बात कर लेते हैं, जैसे F1 ये 1 है, उस पर मिला 4, फिर F2 उस पर मिला 1, F3 उस पर मिला 3, F4 उस पर मिला 2। ये रखोगे ये मिल जाएगा, ये रखोगे ये मिल जाएगा, ये रखोगे ये मिल जाएगा, ये रखोगे ये मिल जाएगा। सिमिलरली G1 इक्वल टू 3, G2 इक्वल टू 1, ये 2 है, G3 इक्वल टू 2 और G4 इक्वल टू 4। हो गया इनपुट पूरा। ये इनपुट का होना जरूरी है, जब तक ये नहीं होगा आप यहां कोई भी बात नहीं लिख पाएंगे। अब ध्यान से सुनिए, पहली कंडीशन है जीओ एफ। तो जीओ एफ में तो सभी ए से ए जा रही है, ठीक है। देखिए ये रहा ए, ये रहा ए, ये रहा ए, तीनों ए है। तो अब आपका ये रहा एफ, ये रहा जी, तो ये रहा जीओ एफ, मतलब जो यहां से यहां जाएगा, मतलब यहां के एलिमेंट रखोगे जो भी रखने हैं, तो यही एलिमेंट यहां रखने हैं और पूरे करनी है अपनी डेफिनेशन। पहला आया 1, तो इसे लिखा जाएगा g इज द फंक्शन ऑफ f1। अब देखिए f1 क्या है, f1 की वैल्यू 4 है, तो ये आ जाएगा यहाँ 4, और g4 की वैल्यू भी 4 है, तो ये 4 हो गया, तो 1 की वैल्यू 4 हो गई। फिर उसके बाद GOF अगला आएगा 2, g इज द फंक्शन ऑफ f2, तो f2 की वैल्यू आपको दी हुई है 1, तो g1 हो गया, और g1 की वैल्यू दी हुई है 3। फिर GOF ऑफ 3, g इज द फंक्शन ऑफ f3। What is F3? F3 is 3, तो ये आ गया G3। G3 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ 2 आ गया। सिमिलरली GOF4, फिर G इज द फंक्शन ऑफ F4। F4 की वैल्यू आपको दी हुई है 2, तो ये आ गया G2, और G2 की वैल्यू 1। तो इसे कंप्लीट करके कैसे लिखेंगे, GOF इक्वल टू, देखिए 1 पे 4, 1,4, फिर उसके बाद 2 पे 3, तो 2,3, फिर उसके बाद 3 पे 2, तो 3,2, और फिर उसके बाद 4 पे 1, तो ये हो गया 4 पे 1, तो ये GOF बन गया। यही आपसे यहां बनाने को बोला गया था, ठीक। सिमिलरली अब आप सेकंड वाले पे आएंगे। सेकंड वाला है FOG, FOG1, F इज द फंक्शन ऑफ G1 और F इज द फंक्शन ऑफ G1, G1 की वैल्यू है 3, तो यहाँ 3, और F ऑफ 3 कितना है, 3 है। फिर FOG2, तो F इज द फंक्शन ऑफ G2, G2 की वैल्यू आपको दी हुई है 1, तो ये हो गया F ऑफ 1, F ऑफ 1 की वैल्यू है 4, फिर हो गया FOG3, F इज द फंक्शन ऑफ G3, G3 की वैल्यू आपको दी हुई है 2, तो F ऑफ 2, F ऑफ 2 की वैल्यू है 1, FOG4, F इज द फंक्शन ऑफ G4, G4 की वैल्यू आपको दी हुई है 4, और F ऑफ 4 दिया हुआ है 2,
तो ये आपका FOG बन जाएगा। अब इसी तरीके से इसे भी ऑर्डर्ड पेयर में लिखना होगा, तो FOG इक्वल टू 1 पे 3 1,3, 2 पे 4 2,4, फिर 3 पे 1 3,1 और फिर 4 पे 2 4,2। अब देखिए इन हालातों में दोनों इक्वल हो गए, तो इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे कंडीशन कभी कभी इक्वल भी हो सकती है, कभी कभी नहीं भी होगी। यहाँ नहीं, इक्वल नहीं है, GOF FOG इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल फंक्शन यहाँ पर वो होंगे जिनके सेट में सेम एलिमेंट हो। यहाँ सेम एलिमेंट नहीं है। देखिए एक पहला उसमें 1,4 है, इसमें 1,3 है, 2,3 है, इसमें 2,4 है, इसमें 3,2 है, 3,1 है, इसमें 4,1 है, 4,2 है, तो बराबर है नहीं, क्योंकि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। ये हुआ आपका ये कंडीशन। अब इसमें एक FOF भी पूछा गया है, वो कौन सी बड़ी बात है, तो पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम FOF निकालते हैं। नोट करिए फटाफट से, इसको हटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखिए जरा तीसरी कंडीशन FOF थर्ड, तो थर्ड कंडीशन में FOF1, F इज द फंक्शन ऑफ F1, F1 की वैल्यू 4 है, F4 की वैल्यू 2 है, फिर FOF2, F इज द फंक्शन ऑफ F2, FOF3, F इज द फंक्शन ऑफ F3 और FOF4, F इज द फंक्शन ऑफ F4। ठीक, सारी वैल्यू रख लो। F2 की वैल्यू 1 है, तो F1 वो वैल्यू 4 हो गई, F3 3 की वैल्यू 3 है, तो F3 3 हो गया, F4 की वैल्यू 2 है, तो F2 की वैल्यू 1 हो गई, ये आ गया। तो FOF बराबर आया 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 3 और 4 पे 1। ये इस तरीके से आप अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज द डिफाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ सेकंड B एक्सरसाइज। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन कोई भी हो तो ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। नोट कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर सेकंड होमवर्क लगा दीजिए। अब मैं एक क्वेश्चन और आपको बता रहा हूं, उसके बाद कुछ होमवर्क दूंगा, वो आप करके लिख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, F such that R to R, सेकंड वाला होमवर्क है। fx बराबर x स्क्वायर सच दैट g सच दैट R to R, gx बराबर x प्लस 1। आपको यह प्रूव करना है FOG नॉट इक्वल टू GOF। ठीक, तो बता चुका हूं अभी एक एग्जांपल, उसी तरीके से करना है। पहले आप FOGX निकालेंगे, मतलब f इज द फंक्शन ऑफ gx। व्हाट इज द gx? x प्लस 1। अब जरा देखिए, यहाँ x है तो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ अगर x प्लस 1 पुट करोगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप निकालेंगे GOFX, g इज द फंक्शन ऑफ fx, fx की वैल्यू x स्क्वायर है, तो यहाँ देखिए, यहाँ जब x है तो यहाँ x प्लस 1 आ रहा है, x यहाँ पर ये केवल बाकी प्लस 1 है, तो यहाँ जब x स्क्वायर टाइप करोगे तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब आप खुद देखिए, सिंस x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 1 स्क्वायर हो सकता है? नहीं, क्योंकि x प्लस 1 का जब होल स्क्वायर खोलोगे तो आपको मिलेगी कंडीशन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। इसमें एक टर्म ज्यादा आ रहा है तो बराबर नहीं होंगे, मतलब FOGX नॉट इक्वल टू GOFX, बराबर नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, 6 होमवर्क लगा दीजिए। बस आज के लेक्चर में यहीं पे खत्म करता हूं, और आपको ये जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए हैं वो होमवर्क लगा के लाइए 4 और 5, और पीछे एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लीजिए। फिर कल हम नए लेक्चर में आगे की और बातें समझेंगे, क्वेश्चंस करेंगे कंपोजिट के, और उसके बाद आएगा इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, फिलहाल तो आप होमवर्क साथ के साथ निपटाते चलें। क्लियर? चलिए बाय।